सो फ्रेंड्स आज की पॉडकास्ट मैंने रिकॉर्ड की है खिज़र कलहून साहब के साथ। खिज़र कलहून साहब का अच्छा एक ट्विटर और लिंक्डइन की फॉलोइंग है और वो काफ़ी अच्छा कंटेंट उस पे क्रिएट कर रहे होते हैं। इसके अलावा उनका यूट्यूब चैनल भी है और वो यूट्यूब चैनल के लिए मेरी ये वाली वीडियो भी रिकॉर्ड की थी, तो उनका यूट्यूब चैनल पे भी जाके देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। एचआर डायरेक्टर हैं एक ऐसी फर्म के जो कि मेडिकल सप्लाइज़ प्रोवाइड करती है, मेडिकल सर्विसेज़ प्रोवाइड करती है यूएई के अंदर। तो काफ़ी हेल्पफुल है, लोगों को काफ़ी मेंटरशिप देते हैं, काफ़ी ज़्यादा उनको अगर आप उनसे बात करेंगे तो काफ़ी आपको गाइड करेंगे चीज़ों के बारे में। आज मैंने उनसे बात की बेसिकली मोटिवेशन की जो मुझे हुई थी कंटेंट बनाने के लिए जो कि पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड था। तो मैंने उनको उसके बारे में बताया कि इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजिंग जो पर्सनल फाइनेंस को मैनेज कर रहे होते हैं तो उसकी क्यों इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में हमने बात की। इसके अलावा हमने स्पेसिफिकली पाकिस्तान के बारे में बात की, तो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टिंग कल्चर कुछ इस तरह से बन गया है कि उसमें गैम्बलिंग का एलिमेंट ज़्यादा आ गया, तो लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में कम और गैम्बलिंग के बारे में या पैसों को डबल करने के बारे में ज़्यादा सोच रहे होते हैं। कुछ सिचुएशन भी इसी तरह की है पाकिस्तान की कि इन्फ्लेशन बहुत हाई थी, रुपी डिप्रिसिएशन का मसला था। तो ये सारी चीज़ें हमने इस बारे में डिस्कस किया। उसके अलावा जो स्ट्रैटेजीज़ हैं और मिथ्स हैं जो कि सराउंड करती हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या इन्वेस्टिंग से रिलेटेड, हमने उस पे बात की। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट किस तरह से हो सकती है, ना सिर्फ स्टॉक्स की पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बल्कि ओवरऑल एक जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उसकी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, वो हमने उसके बारे में बात की। इसके अलावा ये कि अब जो 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 यूथ है उसके अंदर हम कैसे एक फाइनेंस की लिटरेसी इंक्रीज़ कर सकते हैं, हमने उसके बारे में बात की। आई होप कि आपको इस वीडियो के अंदर या इस पॉडकास्ट के अंदर वैल्यू मिले, और वैल्यू वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। और खिज़र साहब से मैं कहूँगा कि प्लीज़ जल्दी मेरी इन पर्सन पॉडकास्ट पे आएँ, क्योंकि मुझे उनसे और जो रिलेटेड टू दुबई जॉब्स रिलेटेड मुझे बातें करनी है उनसे, वो मैं उनसे बात करूँगा। विदाउट फर्दर डू लेट्स बिगिन। अस्सलाम वालेकुम वली भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम खिज़र भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? लॉन्ग टाइम, काफ़ी दिनों से हम प्लान कर रहे थे कुछ करने का, तो फाइनली थैंक यू वेरी मच तो फॉर योर टाइम वली भाई। आप किसी तारफ़ के मोहताज तो नहीं हैं। अच्छा। जिस बंदे से मैं बात करूँ, माशाल्लाह आप काफ़ी देर से यूट्यूब पे एक्टिव हैं एंड लोग जानते हैं आपको। एंड बट टू कीप आवर ट्रेडिशन इफ वी कैन स्टार्ट विद हू इज़ वली खान एंड व्हाट डज़ ही डू फॉर लिविंग? राइट। तो खज़र भाई, थैंक्स फॉर इनवाइट, और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि लाइक माइंडेड पीपल जब भी मिलते हैं मुझे तो बहुत मज़ा आता है बात करने में। 2 एस्पेक्ट से आपके साथ तो है कि एक तो ये कि यूट्यूब आपका एक फ़ोटे है, और दूसरा ये कि आप पर्सनल फाइनेंस पे भी बात करते हैं, स्टॉक्स पे भी बात करते हैं, तो वो काफ़ी अच्छी बातें लगती हैं आपकी। मेरी बात करें तो मैं तो 15 साल से यूएई में हूँ, उससे पहले मैं पाकिस्तान में था। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। मैंने मास्टर्स किया था टेलीकॉम में यूके से। फिर मैं पाकिस्तान वापस आ गया था। पाकिस्तान में मैंने जॉब की थी। पाकिस्तान में डिफरेंट कंपनीज़ में जॉब की मैंने। बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने टेलीकॉम कंपनीज़ में काम किया है, मोटोरोला में काम किया था। उस वक़्त मोबिलिंग होती थी, मोबिलिंग में काम किया था, यूफ़ोन में भी काम किया मैंने। फिर मैं मोटोरोला में जिस वक़्त था, तो मोटोरोला दुबई की एक अपॉर्च्युनिटी आई थी, तो मैं दुबई आ गया था। अ, उसमें तकरीबन 5 साल काम किया। 5 साल के बाद विदिन दैट टाइम टेलीकॉम के ऊपर भी इतना अच्छा टाइम नहीं चल रहा था, तो हमारी काफ़ी एक्विज़िशन और ये इस तरह की चीज़ें चल रही थी, तो नोकिया ने एक्वायर किया था। नोकिया सीमेंस उस वक़्त होती थी, नोकिया सीमेंस ने एक्वायर किया था मोटोरोला को। उसके बाद नोकिया सीमेंस की तरफ से मैं कतर चला गया था 1 साल के लिए। फिर वहाँ से वापस मैं आया था यहाँ पर। एक यहाँ की सबसे बड़ी कंपनी जो इतिसलात है टेलीकॉम की, उसमें मैं काम कर रहा हूँ। एज़ अ कंसल्टेंट काम किया शुरू में, और उसके बाद फाइनली फिर मैं अब उसी कंपनी में ही एज़ अ रेडियो इंजीनियर काम कर रहा हूँ। तो मैं बेसिकली कंप्लीटली टेक्निकल बैकग्राउंड के साथ हूँ और इंजीनियर हूँ। लेकिन ये जो यूट्यूब का जर्नी है, ये बेसिकली स्टार्ट हुई थी 2020 में, कोविड में। और आई आई स्टिल रिग्रेट कि जिस टाइम पे कोविड में बिल्कुल फ़ारिग बैठे हुए थे, उस टाइम पे ये स्टार्ट करना चाहिए था। लेकिन फिर बहुत टाइम गुज़रने के बाद जो है ना समझ में आई चीज़ें, क्योंकि कोविड में बहुत कुछ चल रहा था। मैं बहुत ज़्यादा यूट्यूब कंज़्यूम कर रहा था। प्लस ये कि मेरा जो बड़ा वाला बेटा है उसकी भी अपना एक यूट्यूब, मैंने उसको कहा था, वो पाकिस्तान में थे, ये लोग फँस गए थे पाकिस्तान में, मेरी फैमिली। तो जब ये लोग फँस गए थे वहाँ पर, तो मैंने उसको पुश किया कि यार तुम, क्योंकि उसका एक करेंसी कलेक्शन का एक काफ़ी अच्छा हॉबी थी, बहुत बड़ी मतलब कलेक्शन थी उसके पास। तो मैंने कहा तुम अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो, पाकिस्तान में फ़ारिग बैठे हो। ही वाज़ इन क्लास 8 आई थिंक उस टाइम पर। तो उसने थोड़ी बहुत स्टार्ट की, फिर वो पाकिस्तान से वापस जब यहाँ पर आए, कोविड जब जब लिफ्ट हुआ था लॉकडाउन, तो जब ये लोग यहाँ पर आए तो फिर मैंने उसको और पुश किया, क्योंकि मैं चाह रहा था कि वो कुछ करे। लेकिन वो फिर थोड़ा-सा हेजिटेंट था उसके अंदर, मतलब वो करता था फिर नहीं, क्योंकि आपको पता है यूट्यूब इतना जल्दी पुश नहीं कर रहा होता चीज़ों को। तो फिर इवेंचुअली मैंने उसको कहा कि चलो मैं करके दिखाता हूँ तुमको।
अच्छा, फिर मैंने जब स्टार्ट किया तो मुझे बहुत मज़ा आने लगा, मतलब मुझे खुद ही मज़ा आने लगा। मैं क्योंकि डेटा ड्रिवन काफ़ी चीज़ें देख रहा होता हूँ, तो यूट्यूब में शुरू में तो ठीक है, व्यूज़ भी नहीं आते थे, कुछ भी नहीं होता था, ना मैं अपने पर्सनल प्रोफ़ाइल के ऊपर अपनी वीडियोज़ डालता था। मैं सिर्फ़ यूट्यूब के ऊपर ही रखता था वीडियोज़ को, और मेरा जो क्योंकि शौक इसलिए था पर्सनल फाइनेंस पे, क्योंकि मैं जब भी लोगों से बात करता था, तो लोग मुझे ये कहते थे कि यार जब तक कि अच्छी सैलरी नहीं होगी, जब तक हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो ये सबसे बड़ा मेरा ट्रिगर पॉइंट होता था लोगों से थोड़ा-सा एक्सचेंज करने का बातें। फिर भी लोगों को समझ नहीं आती थी। तो मुझे था कि मैं ये इस चीज़ को इसी तरह से प्रूव कर सकता हूँ कि मैं कुछ अपने एंड के ऊपर अगर कोई वीडियोज़ बना लूँ या आर्टिकल्स लिख लूँ। आर्टिकल्स पहले भी लिखता था मैं, लेकिन वीडियो का जो मीडियम था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर यूट्यूब के अंदर पता चला कि यार किस तरह से डेटा मिलता है आपको, किस तरह से यूट्यूब आपको प्रमोट कर सकता है आपकी वीडियोज़ को। तो ख़ैर ये करते मैंने स्टार्ट किया, 6-8 महीने तक कुछ भी नहीं हुआ था। मैं सिर्फ़ वीडियोज़ डालता था। फिर एक दफ़ा मैंने रोशन डिजिटल अकाउंट की वीडियो डाली और वो सर्च में आना शुरू हो गई। उसकी वजह से मुझको काफ़ी ज़्यादा लोगों ने रीच आउट किया। फिर मुझे लगा यार कि लोगों के पास अभी फाइनेंशियल नॉलेज बिल्कुल ही नहीं है। जो हम कहते हैं कि लोगों के पास अगर सैलरी अच्छी हो जाएगी तो फिर वो शायद अच्छा समझ लेंगे, अच्छा सीख लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो वो पॉइंट ऐसा था कि मैंने कहा यार नहीं, इसमें मैं मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा रूम है, क्योंकि जो इंडिया के क्रिएटर्स मैं देखता था, उनमें मुझे लगता था कि वहाँ पर तो बहुत काम हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान में या इवन मैं क्योंकि एक्सपर्ट हूँ, तो मैं एक्सपर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और पाकिस्तानियों के पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा था। तो ये सारी चीज़ें एक साथ होते मुझको फिर मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, फिर इसी तरह से फिर आगे चलता रहा। एक चीज़ ये थी कि मैं कंसिस्टेंट था। कुछ भी हो जाए, मैं वीडियोज़ बनाना बंद नहीं करता था। मतलब लास्ट अ, एटलीस्ट मैं जब से मैं इसको फुल टाइम मैंने लेके शुरू किया है, मैंने क्या बिल्कुल भी इसको ब्रेक नहीं लगाया, तो मैं 3 वीडियोज़ एटलीस्ट वीक डालता हूँ। तो वो ऑटोमैटिकली फिर यूट्यूब को भी नज़र आता है। फिर जैसे-जैसे आप टाइम गुज़ारते हैं, वैसे-वैसे आपका जो एक्सपीरियंस है वो भी इम्प्रूव होता जाता है। तो ये सारी चीज़ें थी। मुझे खुद बहुत एक्सपीरियंस मिला, मुझे काफ़ी ऐसे लोग मिले जैसे आप मिले। इसी तरह से मुझे कितने ऐसे लोग मिले जो मैं अगर यूट्यूब नहीं करता तो मुझे कभी भी उनसे इंटरेक्शन नहीं हो सकता था। तो आजकल के ज़माने में मेरे ख़्याल से किसी को ये कंप्लेन नहीं होनी चाहिए कि हमारे पास अपॉर्च्युनिटी नहीं है। मेरे ख़्याल से अपॉर्च्युनिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज से 3 साल पहले आई वाज़ नोबडी। करंटली मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन एटलीस्ट मैं रीच आउट कर पा रहा हूँ अब। अगर किसी वीडियो के एस्पेक्ट से मैं 2000 लोगों को भी रीच आउट कर पा रहा हूँ, तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जो 2000 व्यूज़ या 3000 व्यूज़ देखने से या सुनने से कम लगते हैं, लेकिन अ, ये एक अलग टॉपिक है ख़ैर। लेकिन यूट्यूब के पर्सपेक्टिव से आप 2-3 हज़ार व्यूज़ के ऊपर ही अपने आप को डे जॉब फ्री कर सकते हैं। तो ये मैंने सीखा है, ये चीज़ें मैं लोगों को बता रहा होता हूँ कि पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करें, ये सारी चीज़ें करें। अगेन पर्सनल फाइनेंस पे तो मैं बात ही करता हूँ, पर्सनल फाइनेंस के ऊपर तो इसमें कोई शक ही नहीं है कि आपको अपनी डे जॉब के अलावा इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए। और अगेन इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हों या बहुत ज़्यादा इनकम हो आपकी, तब इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट आप कम से कम पैसों से भी कर सकते हैं, जिस पे मैं अपने चैनल पे बात करते रहता हूँ। एक्सीलेंट। अ, वली भाई आपको पर्सनल फाइनेंसेस की तरफ कौन-सी चीज़ लेके गई? व्हाट वाज़ द मोटिवेशन to start investing, speaking about investments. So, what was the motivation behind that? यार एक तो ये कि पाकिस्तान में कोई बात ही नहीं करता इस पर। और मैं काफ़ी कंज़्यूम करता था कंटेंट। अच्छा, कंटेंट से पहले, कंटेंट ना भी कंज़्यूम करूँ मैं, उससे पहले जो मुझे चीज़ें फ़ैसिनेट करती थी कि यार आप अपने पैसों को किस तरह से बढ़ा सकते हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि अगर आपकी डे जॉब नहीं होगी, क्योंकि देखिए मैं अपने लेवल पे जब बात करूँगा तो मैं वही बात करूँगा ना जिससे मुझे अभी करंट गोल नज़र आ रहा है। मेरा करंट गोल ये है कि लेट्स से मैं अपनी डे जॉब जो है वो छोड़कर किसी तरह से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊँ, जो कि इतना आसान काम नहीं है। लेकिन मुझे ये गोल नज़र आ रहा है। कोई बिज़नेसमैन होगा तो उसने तो ऑलरेडी ये गोल अचीव कर लिया होगा। लेकिन मैं जब लोगों से बात करता था तो मुझे ये लगता था कि लोग या मैं खुद भी इसी चक्कर में चलता रहूँगा जब तक मैं जॉब में हूँ। अपने खर्चे जैसे-जैसे जॉब में आगे बढ़ते जाएँगे, जैसे-जैसे आप के पैसे बढ़ते जाएँगे, इनकम बढ़ती जाएगी, और ना भी बढ़े, इन एनी केस खर्चे तो बढ़ते रहेंगे आपके। तो आप उसी सर्किल में घूमते रहेंगे। और ये चीज़ मुझको काफ़ी ज़्यादा तंग करती थी, और ख़ास तौर पे क्योंकि हम लोग जीसीसी में रहते हैं, दुबई में मैं रहता हूँ, तो इस रीजन के अंदर तो आपकी जब तक जॉब है, जब तक सब कुछ सेट है। लेकिन जैसे ही आपकी जॉब जाती है उसके बाद मतलब आपको, अगर आप बिज़नेस नहीं कर रहे, कोई और इनकम नहीं है, तो फिर यहाँ पर क चीज़ें बिल्कुल स्टैंड स्टिल पे आ जाती हैं। तो इसलिए शुरू से, मतलब जब से मैं यूएई आया था, तो छोटे-छोटे गोल्स होते हैं ना, जैसे मैं यूएई आया था तो मेरा पहला गोल ये था कि मैं पाकिस्तान में अपना घर बना लूँ। तो वो गोल मैंने 3-4 साल में अचीव कर लिया था। उसके बाद नेक्स्ट गोल
होता है, दूसरा गोल होता है, तीसरा गोल होता है, फिर वो नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट्स का ही गोल था। ठीक है, बाकी चीज़ें भी चल रही होती हैं, लेकिन ऑफ कोर्स आप जो काम कर रहे हैं, अपना 9 टू 5 इतना बड़ा टाइम आप दे रहे हैं अपने ऑफ़िस के अंदर, अपनी प्राइम लाइफ़ के अंदर अपना इतना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका कोई तो फ़ायदा होना चाहिए ना। आपको मैंने ऐसे-ऐसे लोग देखे हैं, जो लिटरली 60-60 हज़ार दिरहम सैलरी मंथ के ऊपर ले रहे थे एक टाइम पर, और उसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की वजह से आज वो जेल में भी बैठे हुए हैं। ऐसे लोग भी मैं जानता हूँ जो जो प्रॉब्लम्स की वजह से जेल में बैठ गए, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर थोड़े-से लॉज़ इस तरह के हैं। तो इस वजह से मुझे ये पता है कि चाहे आपकी इनकम बहुत ज़्यादा हो, चाहे इनकम आपकी कम हो, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो जस्ट सिर्फ़ 10,000 दिरहम की सैलरी के ऊपर वो अपनी पूरी फैमिली यहाँ रखकर दुबई में पाकिस्तान भी पैसे भेजते हैं। और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो 50,000 दिरहम सैलरी लेने के बावजूद कहते हैं कि पैसे पूरे नहीं हो रहे। तो इसलिए ये तो कोई वो ही नहीं है कि आपका कोई बैरोमीटर होगा कि आपकी इनकम लेवल कोई एक चीज़ होनी चाहिए। ये चीज़ मुझको हमेशा फ़ैसिनेट करती थी कि आपकी जो इनकम लेवल है वो डिफ़ाइन नहीं करती आपकी इंडिपेंडेंस को या आपके माइंडसेट को। आपकी कोई भी इनकम लेवल हो सकता है और आपकी नॉलेज बिल्कुल ज़ीरो हो सकती है फाइनेंशियली। आप इवन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को देख लें या एमबीए फाइनेंसिस को देख लें, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों से बात की है, जो कंपनीज़ के अकाउंट्स कर लेंगे, उनके फाइनेंस मैनेज कर लेंगे, लेकिन अपने घर को मैनेज नहीं कर पाते। बोथ इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, बोथ इन टर्म्स ऑफ इमोशनल और बाकी फैमिली के जो दूसरे मैटर्स होते हैं। तो ये एक अलग ही डोमेन है बिल्कुल। मतलब इसको आप मैच नहीं कर सकते स्टॉक्स एनालिसिस से, या लेट्स से आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएँ। ये चीज़ कोई बंदा, या टैक्स ऑडिट कर लें आप, ये मतलब ये चीज़ बिल्कुल अलग है। घर के फाइनेंस को चलाना, घर के अपने या अपने पर्सनल फाइनेंसेस को चलाना बिल्कुल अलग है। अगर कोई बंदा, मैं लेट्स से मैं इकोनॉमी पे बात नहीं करता, अपने चैनल पे बिल्कुल बात नहीं करता मैं। ना मैं अपने आप को समझता हूँ कि मैं शायद उस लेवल पे शायद डिबेट भी कर सकूँ किसी के साथ। लेकिन क्योंकि मैंने इस चीज़ के ऊपर, फाइनेंसेस के ऊपर, अपने पर्सनल फाइनेंस के ऊपर या छोटी-छोटी चीज़ों के ऊपर इतना काम किया है पिछले 10-15 सालों के अंदर, और इवन उससे पहले। सिंपल सी चीज़ है, एक्सेल को ले लें, एमएस एक्सेल के ऊपर इतनी चीज़ें हो सकती हैं जो अपने आप छोटी-छोटी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, जिन्होंने मुझको बेसिकली हमेशा इंक्लाइन टुवर्ड्स नंबर्स रखा, अपने पर्सनल नंबर्स पे रखा। और मैं सबको बोलता हूँ मज़ाक में कि मेरा सबसे जो ब्रेक पॉइंट था, जब मैंने स्पोर्ट्स को देखना छोड़ा, क्रिकेट को देखना छोड़ा मैंने, और मैंने पॉलिटिक्स को छोड़ा, पॉलिटिक्स से बात करना छोड़ा। क्योंकि मुझे लगता है ये सारे काम जो है ना बेकार के हैं, इनमें टाइम ज़ाया होता है। पाकिस्तान के अंदर जो जिस तरह से चल रहा है, ये इसी तरह से चलता रहेगा। हमने देख लिया, मैं तो देख लिया खैर। तो स्पोर्ट्स को मैंने वो 2011 की जो कंट्रोवर्सी आई थी, जिसके अंदर उन्होंने मैच फिक्सिंग का हुआ था और सबके सामने आ गया था कि किस तरह से हुआ है। मैंने क्रिकेट देखना छोड़ दी थी उस वक़्त। फिर ये जो खैर मैं पॉलिटिक्स में बात नहीं करना चाहता, लेकिन एक पॉइंट ऐसा भी था, मैंने पॉलिटिक्स भी छोड़ दी थी। बिल्कुल बात मैं आई मीन देख लेता हूँ, बात कर लेता हूँ, मुझे पता है कि मुल्क में क्या हो रहा है, लेकिन मैं किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में कोई भी डिस्कशन में इस तरह की बात नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है इट्स शियर वेस्ट ऑफ टाइम। तो ये कुछ चीज़ें मैंने अपनी लाइफ़ के अंदर सेट कर ली हैं, जिसकी वज़ह से मुझे लगता है मैं इतना प्रोडक्टिव हो गया हूँ अब कि मैं अपनी डे जॉब भी कर रहा होता हूँ, और अब मतलब 3 वीडियोज़ 1 वीक के अंदर डाल रहा होता हूँ। टिकटॉक अकाउंट भी है, फेसबुक अकाउंट भी है, न्यूज़लेटर भी है मेरा, इंग्लिश यूट्यूब चैनल भी है, ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं अगर स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स में पड़ा हुआ होता ना आज तक, तो मैं ये कभी भी अचीव नहीं कर सकता था। तो पर्सनल फाइनेंस और प्रोडक्टिविटी, ये 2 मेरे कोर टॉपिक्स हैं जिन पे मैं बात करता हूँ, और ये सारी रीज़न्स हैं। एक्सीलेंट, टोटली एग्रीड। वली भाई आप पाकिस्तान से भी हैं और पाकिस्तान से में लोगों से इंटरैक्ट भी करते रहते हैं, पर्सनल फाइनेंसेस पे बात भी करते हैं। आप पाकिस्तान के जो पाकिस्तान का एक इन्वेस्टिंग कल्चर है, इसको किस तरह से देखते हैं? अच्छा, पाकिस्तान की इन्वेस्टिंग कल्चर में तो मुझे ज़्यादातर गैम्बलिंग नज़र आती है। जो चीज़ नॉन गैम्बलिंग होती है, उसको हम नॉन शरिया कंप्लायंट बना देते हैं। तो आप सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रॉपर्टीज़ में रहते हैं या प्लॉट्स में रहते हैं, और उसके बाद की जो लाइन आती है, वो सबको ये लगता है कि वो शायद हराम है। तो ये एक बहुत बड़ा डायलेमा है, जो एक रीज़न है पाकिस्तान और इंडिया को कंपेयर करें अगर इन्वेस्टमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कल ही मैं बल्कि एक पॉडकास्ट में बात कर रहा था एक साहब से कि पाकिस्तान का जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, वो 10% है ऑफ द जीडीपी, ऑलमोस्ट 10%, लेस देन 10% है। और इंडिया के जो इन्वेस्टमेंट्स, पर्सनल इन्वेस्टमेंट, हाउसहोल्ड इन्वेस्टमेंट्स का जो जीडीपी से रेशियो है, वो 30% है। अच्छा, इस पे बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्योंकि इंडिया का पर कैपिटा हमसे बहुत बेहतर है,
इसकी वजह से हमारा क्योंकि लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम नहीं है, उसकी वजह से लोग सेव कम कर रहे हैं। लेकिन मैं जब उनको लॉन्ग टर्म ट्रेंड दिखाता हूँ, फॉर द लॉन्ग टर्म ट्रेंड स्टार्टिंग फ्रॉम 1960s अंटिल नाउ, बहुत आराम से आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। अगर वो देखेंगे तो आपका 1960s में सिर्फ़ और सिर्फ़ उस टाइम पर कुछ टाइम के लिए आपका इंडिया से बेहतर था सेविंग रेशियो। उसके बाद से लेकर अब तक वो डाउनफॉल की तरफ गया है और पर कैपिटा जीडीपी तो हमारा 2008 तक इंडिया से बेहतर था। वो उसके बाद नीचे गया है पर कैपिटा जीडीपी। तो अब तो ख़ैर हम इंडिया से अपने आप को कंपेयर ना ही करें तो बेहतर है, हमें सर झुका के सिर्फ़ काम करना चाहिए एज़ अ नेशन। तो हम हमारे पास कुछ बेसिक मसले हैं जो एक तो आप लोगों में देखें, बिल्कुल ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में वेल्थ पे बात करना, पैसे बनाने पे बात करना, उसको एक टैबू सब्जेक्ट समझा जाता है। आप किसी से बात करने बैठे हैं, पॉलिटिक्स पे बात कर लेंगे, अपना टाइम ज़ाया कर लेंगे, उल्टी-सीधी बातें कर लेंगे। लेकिन अगर जहाँ पर बात आती है पैसे बनाने की, इवन आप ये बात करें कि फिक्स्ड डिपॉज़िट कहाँ कर सकते हैं, तो वो सबसे पहले आ जाता है कि वो तो भला हो हमारे इस्लामिक बैंक्स का कि वो एटलीस्ट उसको एक अम्ब्रेला में लेकर आ गए। हालाँकि मुझे तो वो भी समझ नहीं आता, लेकिन चलें, वो कुछ करके लेकर आ गए, तो लोगों को कुछ समझ में आना शुरू हो गई चीज़ें कि यार अपने पैसों को बचा सकते हैं। वरना लोग आज भी टू दिस डेट मैं अपने अब मैं क्या बोलूँ, मेरे अपने बहुत करीबी जानने वाले हैं, जो घर में पैसे रखते हैं। मतलब इट डज़न्ट मेक सेंस कि आप 20% इन्फ्लेशन पे, 30% इन्फ्लेशन पे बैठे हुए हैं और अपने घर में पैसे सिर्फ़ इसलिए रख रहे हैं कि अपने आपको लगता है कि बैंक्स में जो पैसे रखेंगे वो या तो वो हराम हो जाएँगे या फिर वो जो है ना मेरा सारा अब सोचें, एक जो जिनकी बात मैं कर रहा हूँ, उन्होंने तकरीबन कोई अच्छे खासे 1 करोड़ रुपए के करीब बैंक में रखे थे और वेट कर रहे थे कि कोई प्रॉपर्टी मिलेगी तो फ़ौरन ले लेंगे। उन्होंने 8 महीने वेट किया था और प्रॉपर्टी की प्राइसेज़ ऑफ़ कोर्स ऊपर जा ही रही थी। तो ये एक कॉमन पर्सन का माइंडसेट है। बहुत कम लोग होते हैं जो उस लेवल पे सोच रहे होते हैं कि एटलीस्ट अपने पैसों को सेविंग्स अकाउंट में रखें। और मेरे ख्याल से 3 लाख लोग हैं जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं पाकिस्तान के अंदर। तो वो 0.1% है। इंडिया में आई डोंट नो कि कितना है, मुझे याद नहीं, लेकिन आई थिंक अच्छा खासा है। 1% शायद बांग्लादेश में, 10% इंडिया में आई डोंट रिमेंबर एक्ज़ैक्टली द नंबर्स, बट काफ़ी ज़्यादा है पाकिस्तान से। तो 0.1% अगर कहीं पर स्टॉक्स की इन्वेस्टमेंट होगी, हाँ, हम जिस चीज़ में मास्टर कर रहे होते हैं, वो कर रहे होते हैं प्लॉट्स के अंदर। या स्टॉक्स या लेट्स से रियल एस्टेट के अंदर, चाहे वो ऑफ प्लान प्रॉपर्टी हो जिसका कुछ नहीं पता होता, 10-10 साल बाद उनके हैंडओवर्स हो रहे होते हैं या नहीं भी हो रहे होते हैं। तो उन चीज़ों में जब हम बात करते हैं कि जैसे अब मेरा एक अपार्टमेंट था, मैंने 2008 में बुक कराया था 40 लाख रुपए का, मुझे 2019 में वो हैंडओवर हुआ, आज उसकी प्राइस 1 करोड़ 10 लाख रुपए है। तो मैं आराम से किसी से भी बोल सकता हूँ यार 3 टाइम्स मुझे उसने प्रॉफिट दिया है। कहने को मैं बहुत आराम से बोल सकता हूँ, लेकिन कोई मुझसे पूछे कि ओवर द पीरियड ऑफ 15 इयर्स या 20 इयर्स उसका मुझे कैगर क्या मिला मुझको, उसकी आरओआई पर ईयर क्या थी? जब मैं वो निकालने बैठूँगा तो शायद वो हार्डली 11% 12% होगी। तो 11-12% तो अगर आप फिक्स्ड डिपॉज़िट पूरे 15 साल के अंदर रख देते उसको, तो वही मिल जाता आपको। तो आपने क्या तीर मार लिया एक अपार्टमेंट लेकर, 3 टाइम्स उसके बेनिफिट लेकर। और दूसरा मसला ये होता है कि जब लोग प्लॉट लेते हैं, तो सिर्फ़ सक्सेस स्टोरी सुनाई देती हैं आपको। किसी ने प्लॉट ले लिया आज, लेट्स से 1 करोड़ रुपए का, और 6 महीने बाद उसकी प्राइस 1.5 करोड़ रुपए हो गई, तो वो पूरी दुनिया में अनाउंस करता फिरेगा। लेकिन किसी ने आज 1 करोड़ का प्लॉट, मैंने खुद एक जब नहीं पता था तो उस टाइम पर मैंने खुद भी बुकिंग कराई थी और वो आज तक मुझे प्लॉट नहीं मिला। तो वो जो 10 लाख रुपए मेरे 2008 में ज़ाया हुए और आज 15 साल हो गए हैं, वो स्टोरी किसी को सुनने को नहीं मिलती। बहरिया टाउन की एग्ज़ाम्पल आपके सामने है। लोगों की स्टोरीज़ होती हैं, लेकिन वो सामने उस तरह से नहीं आती हैं। तो लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ सक्सेस स्टोरीज़ को प्रॉपर्टीज़ में देख रहे होते हैं। लेकिन और स्टॉक्स के अंदर जो भी नेगेटिव चीज़ होती है, मतलब आपको स्टॉक्स में आपको नज़र आएगा कि 7 साल के अंदर कोई रिटर्न्स नहीं मिले और इवन डॉलर टर्म्स में नेगेटिव रिटर्न्स थे। वो सब आपको चीख-चीख के बता रहे होंगे। लेकिन यही चीज़ तो प्रॉपर्टी में भी हो रही होती है। ये साइक्लिकल होती है। ये कभी भी किसी भी पॉइंट पर किसी एसेट के साथ हो सकती है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम जो समझ में आती है, जो एक सोसाइटी में काम चल रहा है, हम उस लेंस से देखना शुरू कर देते हैं और उसके अंदर नेगेटिव्स निकालना बहुत आसान होते हैं। बहुत ही आसान होता है किसी चीज़ को भी नेगेटिव वे में लेके जाना। अब क्रिप्टो आया, क्रिप्टो के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ पॉज़िटिव बातें हो रही होती हैं आज भी, जबकि आपको पता है कि क्रिप्टो के साथ क्या हुआ है। लेकिन आज भी लोग पॉज़िटिव बातें कर रहे होते हैं। कुछ हमारे मुल्क का मसला भी है, अनस्टेबिलिटी रही है उसके अंदर। डॉलर के साथ आपने देख लिया क्या हुआ है, तो एसेट प्राइसेज़ जो डॉलर के अंदर कन्वर्ट करके बात करते हैं, तो चाहे वो स्टॉक्स हों, चाहे वो प्रॉपर्टीज़ हों, उसके अंदर हमें नज़र आता है कि वो उस तरह से रियल टर्म्स में रिटर्न्स नहीं आए। तो वो भी एक मसला है। लेकिन बहुत सारी चीज़ों का मसला है, अवेयरनेस नहीं है। कुछ रिलिजियस रीज़न्स आ जाते हैं बीच में जो कि मेरे ख़्याल से अनड्यू होते हैं बहुत जगहों पर, क्योंकि स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको फिर रिलिजन को बीच में नहीं लाना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल वो कोई
लेट्स से कोई नॉन शरिया कंप्लायंट कंपनीज़ हों। तो हम किसी भी चीज़ को ऐसे देखते हुए उसको रिलीजियस टर्म्स में लेके चले जाते हैं या फिर हम उसको क्योंकि हमें पता नहीं होता अ, स्कूलिंग नहीं हुई हुई होती है, ना सोसाइटी में बात होती है उस तरह से। तो ये कुछ मसले हैं और फिर जब बात नहीं होती है तो अब आप सोचें कमिटी जैसी चीज़, बीसी जैसी चीज़ जो कि इट डज़न्ट मेक सेंस एट ऑल टू मी लेकिन बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के सीईओज़ मैंने अब मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन कुछ ट्विटर पे मुझे लोग मिले जो ये उसको प्रमोट कर रहे थे और अगर मैं उनकी बात करूँ तो बहुत अच्छी पोज़ीशंस पे आपको नज़र आते हैं वो लोग। वो कहते हैं कि यार नहीं इससे कम से कम एक मास लेवल के ऊपर आपके पैसे बच जाते हैं। तो मेरी तो समझ नहीं आता मैंने इस पे वीडियोज़ भी बनाई हुई है कि कमिटी का मसला क्या होता है या बीसी का क्या मतलब मसला होता है और बिल्कुल भी इस चीज़ में नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है बहुत कॉमन चीज़ें हैं, बहुत कॉमन सेंस के थ्रू आना चाहिए इन चीज़ों को लेकिन वो नहीं होती। इसीलिए अगर हम अभी इस वक़्त भी बहुत सारे लोग जो सोच रहे हैं कंटेंट बनाने का, मेरे ख़्याल से तो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस है इस वक़्त। अगर कोई कंटेंट बनाना चाहता है इस अराउंड दीज़ टॉपिक्स तो स्पेस ही स्पेस है। अच्छे से अच्छे पढ़े-लिखे बंदे को भी मैंने देखा है जो बीसीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है या प्लॉट्स की इन्वेस्टमेंट्स में इन्वॉल्व हो जाता है। जो कि कभी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करता है या इवन सेविंग अकाउंट में पैसे नहीं रखते फॉर वेरियस रीज़न्स। तो अब इसमें क्या कह सकते हैं? आपको पता ही है कि क्या-क्या चीज़ें मैं जिस तरफ पॉइंट आउट कर रहा हूँ। बिल्कुल। वली भाई, why managing personal finances is very important? तो अब आप देखें कि सबसे पहले पर्सनल फाइनेंस के अंदर जो मैंने सीखा है ना वो ये है कि आपको ट्रेस और ट्रैक करना बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब आपको आपके पैसों का सबसे पहले पता होना चाहिए कि कहाँ पर मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मैंने अपने एक दोस्त को बोला, वो परेशान था थोड़ा-सा, उसकी सैलरी कम नहीं थी, लेकिन वो उसको समझ नहीं आ रहा था कि पैसे जा कहाँ रहे हैं। मैंने कहा, "अब तुमको करना ये है, रोज़ की बेसिस के ऊपर, इनफैक्ट 12 आवर्स की बेसिस के ऊपर अपनी जो एक्सेल शीट में या गूगल शीट्स के अंदर उसको ट्रैक करना है अपने पैसों को। और ट्रैक ऐसे करना है कि अगर तुम्हें वाक़ई में सीरियस हो अपने पैसों को ट्रैक करने के लिए या प्रॉब्लम में आए हुए हो तुम, तो मैं शुरू के कम से कम 6 महीने से साल ऐसे ट्रैक करना है कि तुम्हें हर चीज़ तुम्हारी शीट के ऊपर होनी चाहिए। तुम अगर दुबई में जाते हुए पार्किंग कर रहे हो, तो तुम्हारा 2 दिरहम का जो पार्किंग का टिकट है, वो भी तुम्हारी एक्सेल शीट में जाना चाहिए। अगर तुम वाक़ई सीरियस हो, तो तुम आराम से कॉन्क्वर कर सकते हो। मैंने उससे ये बात की, उसने 3 महीने ये काम किया, उसके बाद उसके पास पिक्चर आना शुरू हो गई। फिर मैंने उसको बोला कि यार अपने जो जो तुम्हारी एक्सपेंसेस हैं, उनको ब्रेक डाउन करो। अब तुम्हारी पार्किंग तुमने पे की हुई है, तुम उसको कार एक्सपेंसेस में डालो, फ्यूल तुमने डाला हुआ है तो कार एक्सपेंसेस में डालो, अगर ईएमआई जा रही है कोई तो वो कार एक्सपेंसेस में डालो। फिर लेट्स से ग्रोसरी के अंदर कुछ भी करने जा रहे हो, उसको ग्रोसरी एक्सपेंसेस में डालो। कोई कोई शॉपिंग कर रहे हो, कपड़ों की शॉपिंग तो मैं ये नहीं कह रहा कि तुम रुक जाओ अभी, तुम सिर्फ अभी करो। तुम 3 मंथ्स के लिए, 6 महीने के लिए तुम उसी पैटर्न पे रहो और करके देखो। तुम्हें आराम से पता चल जाएगा कि तुम्हारी कहाँ पर कट डाउन की चांसेस बहुत आराम से मिल जाएँगी। तो ये चीज़ पर्सनल फाइनेंस के अंदर अगर आप नहीं इसको फ़ॉलो करेंगे इस रेजीम को, सबसे पहले तो ट्रेस एंड ट्रैक को रेजीम को फ़ॉलो नहीं करेंगे तो आप को नहीं पता होगा कि आपके पैसे जा कहाँ रहे हैं। जैसे हम अपनी मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान की बात कर लें या किसी भी मुल्क की बात कर लें जो बजट बना रहे होते हैं। तो बजट आप जब बनाते हैं ना, जब आपके पास फिगर्स होती हैं, नंबर्स होते हैं। नंबर्स तो जब ही आएँगे जब आप उसको पीछे से थोड़ा-सा बैक ट्रैक कर रहे होंगे। फ्यूचर में आपको नहीं पता लेकिन आप उसको फिर बाद में फ़ोर्स ही कर सकते हैं जब आपके पास नंबर्स होंगे। तो पर्सनल फाइनेंस बहुत इम्पोर्टेंट है, हर बंदे के लिए। चाहे आप घर के हेड ऑफ़ द फैमिली हो, ब्रेड विनर हो या इवन आप घर की कोई खातून हो, जिसने कोई काम करना है, अपने अपने लिए पैसे जमा करने हैं, कुछ भी करना है आपको। तो पर्सनल फाइनेंस एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जिसके अंदर आपके पैसों की मैनेजमेंट एक्चुअल में असल चीज़ मैनेजमेंट है और उसके बाद सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स वो उसके बाद आता है। तो मेरे चैनल को देखें, उसके अंदर मैं इसी तरह की बातें करते-करते थक गया हूँ। कुछ लोग कहते हैं आप रिपीट कर रहे होते हैं चीज़ें, लेकिन एक बात बताऊँ मैं आपको ये चीज़ ये बेसिक्स है ना पर्सनल फाइनेंस की ये रिपीट ही होती हैं। इसमें कोई नई चीज़ मेरे लिए नहीं है। मैं आपको कोई नया टूल शायद बता दूँ या मैं कोई नया प्लेटफ़ॉर्म आपको बता सकता हूँ, लेकिन वो प्लेटफ़ॉर्म क्या करेगा? जो पीछे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं य या पाकिस्तान के टर्म्स में बात करें तो कोई ब्रोकरेज अकाउंट आ गया, आरिफ हबीब है या लेट्स से एकेडी है। अब कोई तीसरा आ जाएगा, एमसीबी ने कोई निकाल दिया है अपना ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म। हो सकता है वो शुरू में आपको इंसेंटिवाइज़ कर दें चीज़ों को, हो सकता है कोई उनकी ऐप इतनी अच्छी हो कि आपको कुछ चीज़ें इम्प्रूव नज़र आएँ। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दोज़ गिमिक्स, बेसिक्स तो वही रहेंगी। तो जो पर्सनल फाइनेंस है, वो है बेसिक लेवल के ऊपर एक ही चीज़। उसके अंदर आपको कोई पैसे डबल करने वाला कोई भी मिलेगा तो वो पर्सनल फाइनेंस में बात नहीं कर रहा है। पैसे डबल नहीं होते पर्सनल फाइनेंस के अंदर। मतलब आप अपनी जो रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते हैं, उसमें पैसे डबल होंगे लेट्स से
3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद जाकर आपने बहुत अच्छी कोई इन्वेस्टमेंट कर दी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप 6 महीने के अंदर पैसे डबल करें। अगर ऐसा कोई आपको बता रहा है तो वो आपको बेसिकली वो सब्ज़ बाग दिखा रहा है और उसके अंदर कोई जान नहीं है। तो ये चीज़ें भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि स्पैमिंग से बचना चाहिए कि आपको कोई स्पैम ना कर दे। ये भी एक मतलब यही चीज़ें हैं बेसिक्स जो कि पर्सनल फाइनेंस के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। अगेन बड़े-बड़े पढ़े-लिखे मैंने देखे हैं, पैसे वाले लोग देखे हैं जिनको बहुत बेसिक चीज़ें नहीं पता। मेरे पास तो स्टोरीज़ ही स्टोरीज़ होती हैं, मुझे ईमेल्स आती हैं, लोग कॉल्स पे बात करते हैं और मुझे वैसे ही क्योंकि अब मैं चैनल चलाता हूँ तो मुझे ऑफ़िस के अंदर भी लोग मिल जाते हैं, तो मुझे ऐसी-ऐसी बातें कहानियाँ हैं मेरे पास, स्टोरीज़ हैं, जो कि मैं अपनी वीडियोज़ को फिर वीडियोज़ के अंदर ट्रांसलेट करता हूँ। तो स्टोरीज़ हैं इस तरह की, जिसमें मैं बात कर रहा होता हूँ। वली भाई, चूँकि हम पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं विद पाकिस्तान पर्सपेक्टिव, तो वहाँ पे जिस तरह की महँगाई है, जिस तरह के हालात हैं, बहुत सारे लोग तो बेसिक नेसेसिटीज़ भी अफ़ोर्ड नहीं कर पाते। तो इस तरह के एनवायरनमेंट में लोग पैसे किस तरह सेव कर सकते हैं या किस तरह इन्वेस्टमेंट की तरफ जा सकते हैं? अच्छा, इसमें जो है ना एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स तो एक चीज़ है। जो दूसरी चीज़ है वो आपकी इनकम लेवल को बढ़ाना है। और पाकिस्तान में जो सिचुएशन चल रही है, आप कुछ भी पाकिस्तान में रहते हुए कोई भी इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, कोई भी सेविंग कर लेंगे, वो आपको जिस तरह की इन्फ्लेशन पाकिस्तान में आजकल हुई हुई है, उससे बीट नहीं कर सकती। और अगर आप उसको बीट करने जाएँगे, तो अगेन एज़ आई सेड आप किसी उल्टे-सीधे स्कैम में फँस जाएँगे। जिसमें बहुत सारे लोग फँसे भी हैं। आपको कोई कहेगा कि यार 30% की इन्फ्लेशन है, तुम सिर्फ़ 25% तुम्हें बैंक दे रहा है, तुम्हारा क्या फ़ायदा होगा? 5% तो फिर भी तुम्हारा खा रहा है, देखो मैं तुम्हें 40% का बेनिफिट दे रहा हूँ, 50% का बेनिफिट दे रहा हूँ, इसमें इन्वेस्ट करो। तो जो 40% 50% की बात आती है, जहाँ पर काइबोर का रेट लेट्स से जो पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट है, वो 32% चल रहा है और आपको कोई 40% का गारंटीड रिटर्न दे रहा है, तो वो उससे उससे आपको दूर भाग जाना चाहिए। वो चीज़ बिल्कुल सही नहीं होती है। तो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से करनी चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के अंदर लॉन्ग टर्म के अंदर भी नुकसान ही नुकसान हुआ है पिछले 7 साल के अंदर स्टॉक मार्केट के अंदर, अब जाके थोड़ा-सा साइ ऑफ रिलीफ मिला है लोगों को। लेकिन अगर कोई बंदा मैं फिर भी कहता हूँ, अगर कोई बंदा स्लोली एंड ग्रेजुअली हर महीने कुछ अमाउंट स्टॉक मार्केट में किसी पर्टिकुलर स्टॉक में जो उसको अच्छे लग रहे हों, जो उसको समझ में आते हों, जो उसने कुछ स्टडी करके देख लियो, आइडेंटिफाई कर लियो, अगर उसने थ्रू आउट द टाइम जैसे कहते हैं ना डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, वो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग उसने कर ली होती, तो मेरे ख्याल से वो अभी भी इतने बुरी पोज़ीशन में नहीं होता। कंपेयर टू समवन जो पैसे सेव भी नहीं कर रहा, ना वो इन्वेस्ट कर रहा है। सिर्फ़ और सिर्फ़ वो खर्च कर रहा है और ही इज़ डाउन टू ज़ीरो। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपनी शुरू के अंदर 6 महीने, साल के अंदर स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करें। उसको स्लोली एंड ग्रेजुअली करें। मैं सबको कहता हूँ कि शुरू में 5,000 10,000 पर महीने पर मंथ से स्टार्ट करें और थोड़ा-थोड़ा करके डालें, क्योंकि ये जो साइकिल्स है ना, अगर फ़र्ज़ करें किसी ने 6 महीने पहले स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की हुई है और यही चीज़ हम इंडिया में देख रहे हैं आजकल, कि वहाँ पर भी थोड़ा-सा स्लम आया, तो लोग परेशान हो गए। क्योंकि अगर किसी ने 6 महीने पहले इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की हो पाकिस्तान के अंदर और उसने इतने ज़्यादा रिटर्न्स देख लिए हों एक साथ कि वो कहाँ हमारी मार्केट 40,000 पे थी और आज 65,000 पर है, तो इतनी क्विकली जो ऊपर गई है, उसको ये लगेगा कि शायद ये इसी तरह से चलती है। जबकि उसको ये नहीं पता कि अगले 7 साल के अंदर हो सकता है ये दोबारा नीचे रहे और वो फिर कंप्लीटली नीचे रहे। तो उस केस के अंदर आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली बिल्ट अप करना है, एक टाइम लगाना है उसके अंदर और बिटवीन दैट टाइम उसके अंदर उसको सीखना है। जिसमें म्यूचुअल फंड्स को इतना अच्छा नहीं समझता पाकिस्तान के, क्योंकि मुझे लगता है कि उनकी इफेक्टिवनेस जो हाल रहा है मार्केट का वो कोई इतनी अच्छी नहीं रही है, इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन उनकी अच्छी बात ये है कि आप उनकी रिपोर्ट्स सारी खुली भी होती हैं। तो आप उनकी रिपोर्ट्स जाके पढ़ें, उसके अंदर आप देखें कि उन म्यूचुअल फंड्स ने कहाँ-कहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है। तो मैंने तो शुरू में इसी तरह से किया था, मुझको अभी भी स्टॉक्स को रीड करने में बहुत टाइम लग सकता है, बहुत एक लेबरस काम है, जो एक-एक स्टॉक को रीड करना, उसकी एनालिसिस करना। तो अगर आप शुरू-शुरू में आ रहे हैं, तो आप स्टॉक मार्केट के जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं, उनमें से 6-7 जो बड़े-बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं, उनमें देख लें। उनमें जो-जो टॉप के स्टॉक्स उन्होंने होल्ड किए हुए हैं, मल्टीपल म्यूचुअल फंड ने होल्ड किए हुए हैं, आप वो ले लें। आप म्यूचुअल फंड से ही स्टार्ट कर लें। आप कहीं से स्टार्ट करें, तो फ़ायदा होगा। अच्छा, ये तो मैंने कहा कि जो पाकिस्तान बेस्ड आपको ऑप्शंस मिले हुए हैं, जिसमें सेविंग्स अकाउंट्स हो गए या लेट्स से म्यूचुअल फंड्स हो गए या स्टॉक मार्केट हो गई। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक रूपी डिप्रिसिएशन का भी एक फैक्टर है, जो जो प्रॉब्लम करता है लोगों को। उसके अंदर जो अनफॉर्च्यूनेटली जो पाकिस्तान के अंदर अच्छा हेज लोगों को नज़र आता है, वो गोल्ड नज़र आता है। हालाँकि गोल्ड किसी भी किस्म का एक मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा एसेट है, जिसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। आप ये देखें कि डॉलर टर्म्स के अंदर
अगर लास्ट मैं देखूँ 13 टू 14 इयर्स आज तक किसी ने 13 इयर्स पहले गोल्ड में इन्वेस्ट किया हो, डॉलर टर्म्स के अंदर, वो इस वक़्त भी ज़ीरो पे मौजूद है। मतलब वो $1900 का था किसी टाइम पर 2011, 12, 13 किसी एक टाइम पर, $1900 का था। आज भी 1900 समथिंग डॉलर्स का ही है गोल्ड पर आउंस। तो अगर डॉलर टर्म्स में देखें तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान में लोग क्या देखते हैं फिर वो रूपी टर्म में ऑफ कोर्स देखते हैं। तो अगर वही चीज़ यूएस डॉलर्स में रख ली होती तब भी बात बराबर होती। लेकिन फिर भी यूएस डॉलर से तो बेहतर ही होता है गोल्ड। गोल्ड आप रख सकते हैं। पाकिस्तान के हिसाब से एक ऐसी एसेट क्लास है जो आपको एटलीस्ट डॉलर टर्म्स में हेज दे देती है। वो एक चीज़ हो सकती है। फिर मैं लोगों को कहता हूँ कि आप अगर यंग हैं और यंग की बात ऐसे यंग भी नहीं है, हम भी यंग हैं, 50 इयर्स की आप एज में पहुँच जाएँ, मैं 43 का हूँ, कोई भी 50 इयर्स, 55 इयर्स, इवन 60 इयर्स। आपके पास इतना एक्सपीरियंस आ चुका होता है कि आजकल के ज़माने में आपके पास फ़ोन है, आप उस उठ के ऊपर उस पे जाएँ और अपनी वीडियोज़ बनाना शुरू कर दें। अच्छी वीडियोज़ बनाएँ स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको एक ऑडियंस मिलना शुरू हो जाएगी और वो आपको डॉलराइज़्ड इनकम मिलेगी आपको। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अपने आप को थोड़ा-सा ग्लोबल लेकर जाएँ, सिर्फ़ पाकिस्तान तक लिमिट ना रहें। मैं जितने लोगों से बात करता हूँ, उनको यही कहता हूँ कि यार देखो सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट तो एक चीज़ है। लेकिन जो आपकी इनकम लेवल को इम्प्रूव करना है, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो ख़ास तौर पे अर्ली एज में आप कर सकते हैं और ख़ास तौर पे साइड हसल्स के थ्रू कर सकते हैं। अब तो इतने टूल्स अवेलेबल हैं, जो कि साइड हसल्स में आपको हेल्प करते हैं, जिसके अंदर आपको फ्रीलांस के गिग्स मिल सकते हैं या आप इवन ये सोशल मीडिया के ऊपर कितने लोगों की सक्सेस स्टोरीज़ मौजूद हैं। लोग असल में थोड़ा-सा इन चीज़ों पे ग्रो करना इतना आसान नहीं है। इसमें बहुत स्लो प्रोग्रेस होती है और स्पेशली इफ यू आर मेकिंग सम वैल्यूएबल कंटेंट या लेट्स से आप कोई वैल्यू एडिशन कंटेंट आप बना रहे हैं अपार्ट फ्रॉम दैट व्लॉगिंग जो डेली व्लॉगिंग होती है, उसके अलावा कोई चीज़ बना रहे हैं तो उसमें ग्रोथ बहुत स्लो होती है। आप जितने भी लोग देखेंगे जो अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, उनकी ग्रोथ स्लो थी। हाँ, अ, वायरल कोई भी जा सकता है लेकिन उसको सस्टेनेबल लेवल पे लाने के लिए उसको आपको लाज़मी लंबा टाइम चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट्स करें स्लोली एंड ग्रेजुअली करें लर्निंग करते रहें साथ में सेविंग्स अकाउंट्स को ना भूलें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो जो फिक्स इनकम होती है मेरे ख्याल से बहुत इम्पोर्टेंट होती है जब तक आपको अपने पैसों का समझ नहीं आ रहा कि कहाँ डालें बेहतर ये है कि आप कहीं सेव कर दें उनको चाहे वो इस्लामिक हो चाहे वो कन्वेंशनल अकाउंट्स हो कहीं भी सेव करें आप उनको उसके बाद अपने इनकम्स को बढ़ाने की कोशिश करें पाकिस्तान में रहते हुए बाहर कोशिश करें कि बाहर की कुछ अपॉर्चुनिटीज़ देखें भले आप बाहर जाना चाहते हो बाहर चले जाएँ नहीं जाना चाहते तब भी आपको पाकिस्तान में रहते हुए कितने लोग हैं, मैं जानता हूँ पाकिस्तान में रहते हुए 10-10 हज़ार डॉलर, 15-15 हज़ार डॉलर, 20-20 हज़ार डॉलर पाकिस्तान में रहते हुए बना रहे हैं और पूरी-पूरी टीम चला रहे हैं, फिर वो फ्रीलांसिंग को एक नए लेवल पे लेके चले जाते हैं। तो पॉसिबल सब कुछ है और कोई अच्छी बात ये है कि कन्वेंशनल एजुकेशन भी नहीं चाहिए। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, वो मैं कहता हूँ बहुत अच्छी होनी चाहिए और वो डेवलप कर लेता है बंदा। आज मैं अगर किसी किसी फ्रीलांसर से बात करता हूँ पाकिस्तान से और किसी फ्रीलांसर से बात करता हूँ इंडिया से, तो 2 चीज़ों का मुझे डिफरेंस नज़र आता है। एक प्रोफेशनलिज़्म और एक कम्युनिकेशन स्किल्स। वो लोग जिस तरह से डिफाइन करते हैं चीज़ों को, वो मुझे वाक़ई में अच्छा लगता है कि वो एक चीज़ को बहुत ईज़ी करके सामने लेकर आ जाते हैं। और इसी तरह से उनका प्रोफेशनलिज़्म जो टाइमलाइन देते हैं, जो डेडलाइन्स देते हैं, वो इतना बुरा पाकिस्तान में भी नहीं हो रहा। लेकिन ये कि मुझे लगता है कि हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें हैं सारी, पैसों को बनाना, डॉलराइज़ करना अपनी इनकम को, फिर कंप्लीटली सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना और ऑफ कोर्स खर्चों को कम करना। क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को देखा है, बाय द वे, जिनके घर के बाहर टोयोटा फॉर्च्यूनर खड़ी हुई है, पेट्रोल डलवाने के शायद पैसे हों, लेकिन घर में एसी चलाने के लिए वो उनकी जान जाती है। अब पाकिस्तान की गर्मी में मैं कहता हूँ कि आप भले आपके पास कैसी भी गाड़ी हो, लेकिन घर में आप सुकून से एक रात सो लेंगे ना, तो वो कंपेयर टू आप गाड़ी फॉर्च्यूनर चला रहे होंगे उससे बहुत बेहतर है। तो मेरे ख्याल से आपको अपनी लाइफ़ को आसान करना चाहिए। आपकी लाइफ़ आसान ऐसे नहीं होगी कि आप टोयोटा फॉर्च्यूनर चला रहे हो। आपकी लाइफ़ ऐसे आसान होगी कि आपकी रात अच्छी गुज़र रही हो, रात की नींद पूरी हो रही हो, आपकी पूरी फैमिली अच्छी तरह से सो रही हो। उस लेवल पे आप लेके जाएँ, फिर उसके बाद आपको जो करना है करें। लेकिन मैंने लिटरली मैं ऐसे बता रहा हूँ कि मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि वो घर के बाहर टोयोटा फॉर्च्यूनर खड़ी हुई है, लेकिन घर के अंदर एसी नहीं चला सकते रात में जस्ट बिकॉज़ के बिल ज़्यादा आएगा। तो ये कुछ डायलेमाज़ हैं पाकिस्तान के। वली भाई जब हम लर्न करने की कोशिश करते हैं इन्वेस्टिंग, पर्सनल फाइनेंसेस तो वहाँ पे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का बड़ा ज़िक्र होता है। तो आप एक्सप्लेन कर दें कि पोर्टफोलियो किसे कहते हैं, क्या होता है और इसको बेस्ट वे में कैसे मैनेज कर सकते हैं? अच्छा पोर्टफ़ोलियो बेसिकली जो जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि किसी किस्म का भी पोर्टफ़ोलियो हो सकता है।
पोर्टफ़ोलियो अगर आप इन्वेस्टमेंट्स की टर्म्स में बात करेंगे तो लेट्स से मैं कहूँ कि मेरे पास फ़र्ज़ करें मेरे पास दुबई की प्रॉपर्टीज़ हैं, मेरे पास पाकिस्तान की प्रॉपर्टीज़ हैं, मेरे पास यूएस के स्टॉक्स हैं, मेरे पास पाकिस्तान के स्टॉक्स हैं, मेरे पास पाकिस्तान की प्रॉपर्टीज़ हैं लेट्स से। तो ये मेरे पास एक पोर्टफ़ोलियो बना हुआ है मेरा। और इसके अंदर मैं एलोकेशंस कर सकता हूँ कि मुझे परसेंटेज वाइज़ में पाकिस्तान की प्रॉपर्टीज़ इतनी हैं, यूएस की स्टॉक्स इतने हैं, फिर मेरे पास जो रेंटल्स आ रहे हैं या स्टॉक्स के डिविडेंड्स आ रहे हैं, वो इतने-इतने परसेंटेज के अंदर आ रहे हैं, तो ये मेरा एक पोर्टफोलियो है। फर्दर डाउन अगर मैं चाहूँ कि स्टॉक्स के अंदर क्योंकि पोर्टफोलियो की जब बात होती है तो नॉर्मली लोग स्टॉक्स की बात करते हैं। तो स्टॉक्स की बात करेंगे तो उसके अंदर फिर आपके मल्टीपल स्टॉक्स आपने लिए हुए होते हैं। आपके पास मैं पाकिस्तान के टर्म्स में बात करूँ तो लकी सीमेंट हो गया या मीज़ान बैंक हो गया या लेट्स से ये होंडा कार्स एच कार के का जो स्टॉक है वो हो गया या डॉल्मेन सिटी रीट हो गया। ये सारे स्टॉक टिकर्स हैं जो आप स्टॉक्स खरीद सकते हैं। तो एंग्रो हो गया, आपने एंग्रो के एक स्टॉक को ले लिया, आपने डॉल्मेन सिटी रीट के 500 स्टॉक्स को ले लिया। आप इस तरह करके आप एक ना पोर्टफोलियो बनाते हैं, आप एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, जो कि म्यूचुअल फंड्स भी कर रहे होते हैं। म्यूचुअल फंड के पास भी अपना एक पोर्टफोलियो होता है। इसी तरह से आपके पास एक पोर्टफोलियो हो सकता है स्टॉक्स डिफरेंट स्टॉक्स का। अब उसके अंदर आपको कौन से स्टॉक्स रखने हैं और कितने रखने हैं, ये इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोग डिफरेंट किस्म के फ़ॉर्मूलाज़ यूज़ करते हैं। मैंने जब अपनी स्टॉक इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट की थी, मैंने 25 स्टॉक्स रखे हुए थे अपने पाकिस्तान के स्टॉक्स में और जब मैं अपनी चैनल पे बात करता था, तो बहुत सारे लोग कहते थे कि बहुत ज़्यादा स्टॉक्स हैं और मुझे फिर बाद में समझ में भी बात आई कि वाक़ई ये बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं। मैंने फिर उसको लिमिट किया, फिर ऑलमोस्ट 15 स्टॉक्स अभी मेरे पोर्टफोलियो के अंदर मौजूद हैं। पोर्टफोलियो में ज़्यादा स्टॉक्स रखना या कम स्टॉक्स रखना एक अलग बहस है। लेकिन ये बात सही है कि आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक्स नहीं रखने चाहिए। आपको 10 से 15 एट मैक्स पाकिस्तान की मार्केट के हिसाब से मेरे ख़्याल से रख लेना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। तो आपको अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कैसे करना है, ये हर बंदा खुद कर रहा होता है। इसके अंदर बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं। पोर्टफोलियो मैनेज करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि जो नया बंदा आता है, एक तो ये कि पाकिस्तान के जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं, उनका जो इंटरफ़ेस है, वो बिल्कुल ही पथाटिक है। मुझे अभी तक कोई अच्छा स्टॉक ब्रोकर नहीं मिला जिसका कोई अच्छा इंटरफ़ेस हो। मोबाइल की ऐप्स भी बिल्कुल थर्ड क्लास होती हैं, उनके अंदर स्टेबिलिटी के इश्यूज़ होते हैं और बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स अच्छे हैं, जिन पे आप अपना पोर्टफ़ोलियो मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अगेन उसके अंदर फिर भी थोड़ा-सा मैनुअल वर्क होता है। पोर्टफ़ोलियो को मैं अपने पोर्टफ़ोलियो को शायद महीने में 3 महीने में 1 दफ़ा देखता हूँ मैं जाकर या 2 या कोई बहुत बड़ा मेजर कोई मसला आ जाए तो फिर मैं शायद किसी स्टॉक को देख लूँ। पोर्टफ़ोलियो को बार-बार छूना भी सही नहीं है, बल्कि एक फ़ेमस किसी ने कहा था, मुझे याद नहीं किसने कहा था कि जैसे अपने आप साबुन को बार-बार यूज़ करते हैं ना, तो वो डिज़ॉल्व होने लगता है। तो पोर्टफ़ोलियो को अगर ज़्यादा यूज़ करना शुरू करेंगे, उसमें बाइंग एंड सेलिंग ज़्यादा करना शुरू करेंगे, वो आपके ब्रोकर के लिए तो अच्छा होगा, लेकिन वो डाइल्यूट करना शुरू कर देगा आपको पोर्टफ़ोलियो को। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप ज़्यादा एक्टिव अगर आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक्टिवली ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है। वो डिफरेंट बॉल गेम है, जिसमें मैं खुद तो बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होता, मेरे पास टाइम ही नहीं है। हाँ, अगर आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, अगर आप प्योरली इसलिए कर रहे हैं कि आपको कोई कंपनी समझ में आती है या उसके डिविडेंड्स बहुत अच्छे लग रहे हैं और आपको पता है उसकी वैल्यूएशन अच्छी है, जो कि बहुत अभी मुझे पता है अगर कोई कोई नया बंदा सुन रहा है तो उसके लिए शायद मुश्किल टर्म्स हो, ये वैल्यूएशन हो गई, पीई वैल्यू हो गई या और चीज़ें होती हैं। लेकिन ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी और आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं, तो फिर आपको हर सूरत में महीने, 2 महीने में 1 दफ़ा पोर्टफोलियो को टच करें और उसको एक लॉन्ग टर्म के लिए बिल्ड करें। और अगर आप डे ट्रेडिंग कर रहे हैं या जल्दी-जल्दी चीज़ों को देख रहे हैं, तो वो अपने हिसाब से फिर वो किसी बंदे से सीखें, क्योंकि उसके अंदर भी चार्ट्स की एनालिसिस आपको पता होना चाहिए। ऑल्दो कि मैं उतना ज़्यादा बिलीव नहीं करता चार्ट्स की लैंग्वेज के ऊपर या टेक्निकल्स के ऊपर, लेकिन डेफ़िनेटली इसके अंदर कुछ ना कुछ स्टडीज़ मौजूद हैं, कोई साइंस है इसके अंदर। तो वो भी देखना पड़ती है, लेकिन वो साइंस ऐसी है, जो हर दफ़ा काम भी नहीं आती है। उसके अंदर कुछ चीज़ें अगर हिट करती हैं, तो कुछ मिस भी होते हैं। इसी तरह से फंडामेंटल्स में भी होता है, यू नेवर नो फ्यूचर में क्या होगा। फ्यूचर कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। अगर अगर मुझे आज कोई बोले कि कल वो 100% 110% ये बोल सकता है कि कल स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी, तो मैं कहूँगा कि आप गलत बोल रहे हैं। हाँ, लेट्स से वो जो बेनज़ीर का इंसिडेंट हुआ था, जिस टाइम पे वो इंसिडेंट हुआ था, तो पूरी दुनिया को पता था कि स्टॉक मार्केट अब जब खुलेगी तो नीचे जाएगी। तो वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कुछ चीज़ें आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं और कुछ चीज़ें आप फ्लूक लगा सकते हैं या कुछ कैलकुलेटेड गेस ले सकते हैं। तो ये अगर लॉन्ग टर्म में देखेंगे, तो ऑटोमैटिकली चीज़ें सस्टेन हो जाएँगी अगर आपने अच्छी कंपनीज़ में इन्वेस्ट किया हुआ है। और अच्छी कंपनीज़ कौन-सी हो सकती हैं? अब आप एग्ज़ाम्पल ले लें, मैं यूएस की बात करूँ तो आईबीएम एक ऐसी कंपनी है जो या हाँ, आईबीएम एक ऐसी कंपनी है जिसने वैसे बहुत अच्छी कंपनी है, नाम से भी बहुत अच्छी है, पिछले 15 साल में उसका नाम है, बहुत पुरानी कंपनी है। लेकिन उसके स्टॉक्स को आप देखेंगे तो उसने कोई ग्रोथ नहीं दी है, पिछले 15 साल के अंदर। तो स्टॉक्स की प्राइस कंपनी की परफ़ॉर्मेंस से अलग होती है, ये लोगों को नहीं समझ में आता।
लोग समझते हैं कि हमें अच्छी कंपनी है तो हम बस उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, वो ऑटोमैटिकली हमें अच्छा रिटर्न देगी, तो ऐसा नहीं होता। अच्छी से अच्छी कंपनीज़ की एग्ज़ाम्पल्स मौजूद हैं पाकिस्तान में भी, जिसके अंदर बहुत अच्छी कंपनीज़ थी, परफ़ॉर्मेंस भी अच्छी थी, लेकिन स्टॉक्स टस से मस नहीं हो रहे थे उनके। तो और इसी तरह से वाइस वर्सा भी होता है, कुछ मैनिपुलेशन भी होती है। तो ये ये चीज़ 1 दिन में नहीं समझ में आएगी आपको, 1 महीने में नहीं समझ में आएगी, ये इसके लिए पूरा साल चाहिए होता है कभी-कभी कि सिचुएशन चल क्या रही है, सीखना पड़ता है। आप अपनी वेल्थ को आउटसोर्स नहीं कर सकते। तो आप किसी और पे रिलाय बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ठीक है, आप किसी की बातें सुन सकते हैं, लोग क्या कह रहे हैं वो सुन सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियोज़ देख सकते हैं, लेकिन इवेंचुअली ये आपके पैसे हैं और आपको खुद मैनेज करना है। थैंक यू। अभी कुछ अरसा पहले मैंने अमार यासीन साहब के साथ वीडियो की है एक, अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान प्रोफाइल, तो वो देखें। उसमें हमने डिस्कस किया था कि किस तरह आप अपने पोर्टफोलियो को स्विच कर सकते हैं मार्केट में, स्टॉक्स कब बेटर होते हैं, फिक्स्ड इनकम कब बेटर है, कब निकलना है, बिल्कुल। कब एंटर होना है, तो दैट वुड हाँ, बी अ हाँ, गुड हाँ। वॉच। अच्छा, अच्छा वो बात भी बिल्कुल बहुत अच्छी बात की आपने। अब जो लोग कहते हैं कि आप आजकल स्टॉक्स में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स इतने ज़्यादा हैं कि आपको रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। क्योंकि जो जो इंटरेस्ट रेट्स हैं जिसकी वज़ह से बैंकिंग में आपको ऑलरेडी अच्छे खासे रिटर्न्स मिल रहे हैं, 30-30% के रिटर्न या लेट्स से 25% के रिटर्न्स मिल रहे हैं। तो मैं उन लोगों को ये बोलता हूँ कि फिर किस टाइम पे जाएँगे आप? फिर आप उस टाइम पर जाएँगे जिस टाइम पर स्टॉक्स दोबारा ऊपर चले जाएँगे। तो यही टाइम है इन्वेस्ट करने का। अगर लॉन्ग टर्म विज़न रखा हुआ है। हाँ, अगर आपका शॉर्ट टर्म विज़न है 1 महीने का, 2 महीने का, फिर बिल्कुल सही बात है, उसमें नहीं जाना चाहिए, पोर्टफोलियो को एडजस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म सोचना है, तो फिर तो आपके पास यही टाइम है, जिस टाइम पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, जिस टाइम पे स्टॉक्स की वैल्यूएशन कम हो गई है, वैल्यूज़ भी नीचे चली गई हैं। तो ये अगेन वही बात है कि ये चीज़ें आप जब सीखते हैं, टाइम गुज़ारते हैं, लोगों से पर्सपेक्टिव लेते हैं, क्योंकि पर्सपेक्टिव भी बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। मैं कुछ कह रहा हूँ, सेम चीज़ का, सेम चार्ट का मैं कोई एनालिसिस दूँगा, एक दूसरा बंदा कोई और एनालिसिस देगा। तो ये चीज़ें पर्सपेक्टिव पे भी डिपेंड करती हैं। तो आपका क्या पर्सपेक्टिव है? एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने पर्सपेक्टिव को फिक्स कर लें, और उसको मूव ना करें बहुत ज़्यादा। क्योंकि अगर उसको मूव करेंगे तो आप किसी के बेंचमार्क पे कुछ कर रहे होंगे और दूसरे बंदे के बेंचमार्क पे कुछ कर रहे होंगे। तो आप अपना एक स्टेबिलिटी के साथ अपनी चीज़ों को जज करें और फिर उसके बाद अपने डिसीज़न लें। वली भाई, आप पैसिव इनकम पे भी बहुत बात करते हैं अपने चैनल पे। अगर कुछ बेस्ट स्ट्रैटेजीज़ बताएँ टू हाउ टू जनरेट पैसिव इनकम? देखिए, पैसिव इनकम जो है ना बहुत ही अब मैं अपने वीडियो का अब क्योंकि यूट्यूब भी मुझे समझ में आने लगा है, तो यूट्यूब में पैसिव इनकम बहुत चलता है। उसपे व्यूज़ भी बहुत अच्छे आते हैं। लोगों की फ़ैसिनेशन है पैसिव इनकम। अदरवाइज़ पैसिव इनकम बनाना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि पैसिव इनकम के लिए आपको इनिशियली या तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी या फिर बहुत ज़्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे। तो या तो आपको इवेंचुअली शुरू में एक्टिव इनकम चाहिए या एक्टिवली काम करना है। तो दोनों केसेज़ के बाद ही आपको पैसिव इनकम मिलना शुरू होती है। ये नहीं हो सकता कि आज आपके पास ₹100 हैं और ₹100 के साथ आप विदाउट एनी एक्टिव इनकम एक्टिव वर्किंग आप पैसिव उससे बहुत ज़्यादा पैसे जनरेट करना शुरू कर दें, तो ₹100 से आपके मैक्सिमम कितने बन जाएँगे? ₹20 साल के बन जाएँगे, इससे ज़्यादा नहीं बन सकते। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है कि आपको स्टार्ट करना है। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपने आज ₹1000 से स्टार्ट किया, उसको 1020 बनाया अगले साल, फिर वो 1020 के बाद उसपे कंपाउंडिंग लगेगी, फिर उसके बाद फर्दर उसके ऊपर कंपाउंडिंग होगी, तो कंपाउंडिंग करते-करते एक बड़ी वैल्यू बन जाएगी आज से 20 साल बाद, 30 साल बाद। लेकिन आपको पैसिव इनकम के लिए रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। पैसिव इनकम के क्या-क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? ऑफ कोर्स सबसे अच्छा और सबसे रिलायबल और प्रूवन एसेट क्लास तो आपकी रियल एस्टेट है। जो कि सबको पता है कि कुछ भी हो जाए, आपका अगर एक घर मौजूद है, एक अपार्टमेंट मौजूद है जो पीस ऑफ लैंड पे बना हुआ है और उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं किसी को भी देकर रेंट पर, तो वो पैसे जनरेट करेगा। अब वो ज़्यादा करता है, कम करता है, ये अलग क्वेश्चन है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर 2% 3% रेंटल रिटर्न्स भी मिल सकते हैं या 4% एट मैक्स मिल जाएँगे। जबकि पैसिव इनकम थ्रू स्टॉक्स आपको शायद 10% मिल जाए, 20% मिल जाए या उसकी कैपिटल एप्रिसिएशन भी हो जाए। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि आप कॉन्स्टेंटली पैसिव इनकम के लिए चलते रहें। पैसिव इनकम के अंदर अपनी पोर्टफोलियो की बात आती है, पोर्टफोलियो बढ़ाते रहें, भले वो रेंटल इनकम हो। अच्छा, अब तो ऐसा भी हो गया ना कि आपके पास ऑप्शन है कि अगर आपको लेट्स से प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन आपके पास इतने पैसे नहीं हैं, तो आप रीट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप अगर मैं यूएई की बात करूँ तो क्राउड फंडेड प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इवन पाकिस्तान के अंदर भी कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स आ गए हैं क्राउड फंडेड प्रॉपर्टीज़ के, जो कि मुझे अभी मैंने उनको वेट नहीं किया तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन क्राउड फंडेड प्रॉपर्टीज़ हो गई जिसके अंदर आप थोड़े से पैसे लगाकर एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के अंदर अपना शेयर ले लेते हैं और उसके बाद वो रेंटल जनरेट करता है। ऑफ कोर्स उन उन प्लेटफ़ॉर्म्स के अंदर उनकी फीस वगैरह होती है,
तो वो उस तरह से आपको रेंटल जनरेट करके नहीं देते, लेकिन एक पैसिव इनकम का अपॉर्च्युनिटी है। इसी तरह से फिक्स इनकम हो गई। फिक्स इनकम के अंदर आप कोई भी, चाहे वो इस्लामिक अगेन हो या कन्वेंशनल हो, किसी में भी डाल दें आप, तो उसके अंदर आपके पैसे जनरेट हो रहे होते हैं, हर महीने के महीने, साल के साल आपको मिल रहे होते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ पैसिव इनकम के अंदर, कि आपकी जो लेट्स से कंपाउंडिंग हो रही है, वो किस लेवल पे हो रही है। क्योंकि पैसिव इनकम के अंदर आप एनुअलाइज़्ड बात करते हैं जब भी करते हैं। अगर आप बैंक्स पे बात करते हैं तो आपको साल की बात करते हैं कि 20% का रिटर्न दे रहे हैं। या अगर कोई स्टॉक्स की बात करते हैं तो वो हम ये बात करते हैं कि इसकी डिविडेंड यील्ड लेट्स से 10% है। हम 10% की जब बात करते हैं तो वो साल की बात कर रहे होते हैं। लेकिन जो रीइन्वेस्टमेंट हो रही होती है वो हर महीने हो सकती है, हर साल, हर हर 15 दिन पे हो सकती है। तो जब आप एक चीज़ को साल के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको वो 10% रिटर्न देती है। लेकिन अगर उसी चीज़ को आप हर महीने इन्वेस्ट करते हैं, तो फिर आपको हो सकता है वो 11% के करीब, मतलब एक एवरेज रिटर्न शायद 11% आ जाए। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप किस लेवल के ऊपर उसको रीइन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो पैसिव इनकम अगेन प्रॉपर्टीज़ में हो सकती है, स्टॉक्स में हो सकती है, बॉन्ड्स में हो सकती है, क्राउड फंडेड प्रॉपर्टीज़ में हो सकती है, स्टॉक्स के अंदर, रीट्स के अंदर हो सकती है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कहलाता है वो। इसके अलावा अभी एक पॉडकास्ट की थी मैंने, एक बहुत अच्छे एक प्रोफ़ाइल थी लिंक्डइन की, मैंने उनको फिर बुलाया था अपने पास पॉडकास्ट के लिए। उन्होंने सॉफ्टवेयर एज़ सर्विस बनाया था, और बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर था, जो मुझे समझ में आया था कि वो फ्रीलांसर्स को, जो उनकी जो 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 बिज़नेसेज़ हैं, उनके साथ कनेक्ट कर रहा था, और उसके ऊपर वो फ़ीस चार्ज कर रहा था। अब उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बना दिया था, जैसे फाइवर का मॉडल है या अपवर्क का मॉडल है, उन्होंने उसको रिफ़ाइन कर दिया था फर्दर। तो जो उनका मॉडल है कि अब आपने एक सॉफ्टवेयर बना दिया है, अब उसके थ्रू आपको कॉन्स्टेंटली पैसिव इनकम जनरेट हो रही है। उस सॉफ्टवेयर के अंदर ठीक है, आपको थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत उसको मेंटेन करना पड़ेगा, लेकिन उसने जो सिस्टम बन गया है, अब उसके अंदर थोड़ा बहुत मार्केटिंग आपको करनी पड़ेगी, बस उसके अंदर लोग आते रहेंगे, आपको कमीशन मिलता रहेगा। इसी तरह से पैसिव इनकम यूट्यूब की बात कर लें। आप यूट्यूब पे एक्टिवली काम कर रहे होते हैं, लेकिन जो पुरानी वीडियोज़ आपकी हैं, वो कॉन्स्टेंटली आपको पैसिव इनकम जनरेट करके दे रही होती हैं। यूट्यूब पे पैसे कॉन्स्टेंटली बन रहे होते हैं। इसी तरह से और बहुत सारे ऑप्शंस हैं पैसिव इनकम क्रिएट करने के। मेरे पास मेरी जॉब से हटकर इस वक़्त कोई, अगर मैं वैसे बात करूँ, अ, उसमें बहुत थोड़ी अमाउंट भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट भी हो सकती है। लेकिन मेरे पास ऑलमोस्ट कोई साइड हसल्स प्लस पैसिव इनकम के 25 के करीब स्ट्रीम्स बन गई हैं, जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस यूट्यूब। तो पैसिव इनकम बनाना कोई मुश्किल नहीं है। शुरू आपको छोटे से करना पड़ता है, बहुत छोटे से करना पड़ता है, लेकिन उसको बड़ा बनाना आसान होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। कोई चीज़ भी क्विक मनी नहीं होती। क्विक मनी जो है ना, वो मेरे ख़्याल से एक मिराज है, जो जो लोग जो हैं फिर उसके अंदर अपने सारे पैसे डुबो देते हैं। जो पैसे होते हैं वो भी चले जाते हैं। वली भाई, हमारे यूट्यूब चैनल देखने के अलावा क्या मशवरा देंगे? हाउ कैन आवर फेलोज़ increase or improve their financial literacy and investment strategies knowledge? देखिए, प्रैक्टिकल करने से सब कुछ आता है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बुक्स पढ़ रहे होते हैं, यूट्यूब देख रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन एक्शन नहीं ले रहे होते। तो सबसे पहले एक्शन लेने के लिए तो आपको अपना अकाउंट खोलना होगा, ब्रोकर अकाउंट। और अगर आप पैसे सेव नहीं कर रहे तो सेविंग्स अकाउंट, बहुत सारे लोग होते हैं उनको पता ही नहीं होता करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट में क्या फ़र्क है। फ़ुज़ूल में आप बैंक्स को पैसे दे रहे हैं, जो करंट अकाउंट में रख के बैठे हुए हैं। अच्छा, लोग क्रेडिट कार्ड को नहीं यूज़ करते। क्रेडिट कार्ड को क्यों यूज़ नहीं करते, आप देखेंगे क्रेडिट कार्ड के फ़ायदे क्या-क्या हैं। जिन लोगों को अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, मैं उनको कहता हूँ वो यूज़ ना करें, लेकिन जिनको अपने ऊपर कंट्रोल है उनको क्रेडिट कार्ड को यूज़ करना चाहिए। जिस भी दुकान पे आप जाकर क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर रहे हैं, उसने ऑलरेडी अपने मार्जिन में क्रेडिट कार्ड की फ़ीस ऐड कर दी है। तो अगर वो 2.5% उसने ऐड कर दी है, तो आप 2.5% का नुकसान कर रहे हैं अगर उसको कैश में पे कर रहे हैं। तो ये चीज़ें, फाइनेंशियल लिटरेसी आपको पढ़ने से और इम्प्लीमेंटेशन से आएँगी। पढ़ने से तो लाज़मी पढ़ना तो पड़ता है, यूट्यूब वीडियोज़ देखनी पड़ती हैं, लेकिन साथ में आपको, और दूसरी बात ये कि आप अगर पाकिस्तान में रहते हैं, तो आप ज़रूर देखें वीडियोज़, या ज़रूर बुक्स पढ़ें बाहर के लोगों की। जो लोग लेट्स से वॉरेन बफे की बात सुनें आप उसकी, आप उसके उसकी बुक्स पढ़ लें। लेट्स से डेव रैमज़ी को सुन लें। लेकिन वो चीज़ें आप उठा के पाकिस्तान पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। वो जो बात कर रहे हैं, वो यूएस की बात कर रहे हैं। तो उनकी बातों को उठा के आप पाकिस्तान पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ये चीज़ें आपको जब ही समझ में आएँगी जब आप खुद क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इतनी, आप मुझे बताएँ पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट की रिलेटेड कौन-सी बुक्स आपको मिलेंगी पाकिस्तान से रिलेटेड? यूएस से रिलेटेड आपको मिल जाएँगी। इवन इंडिया में बहुत सारे ऑथर्स हैं जो इंडियन मार्केट से रिलेट कर रहे होते हैं। पाकिस्तान से रिलेटेड लोकलाइज़्ड वर्ज़न आपको कोई नहीं मिलेगा। इवन कंटेंट स्पेस में आपको उस क्वालिटी का कंटेंट नहीं मिलेगा,
पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। तो आपको ये काम खुद करना है। अगेन एज़ आई सेड आप आउटसोर्स नहीं कर सकते अपनी वेल्थ को। सबसे पहले सेविंग्स स्टार्ट करें, अगर आपने सेविंग्स नहीं की हुई स्टार्ट। ट्रैक एंड ट्रेस रखें, अपने पैसों को ट्रैक करें कि पैसे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं। अपनी इनकम को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। ये सब कुछ कर लिया, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट्स की सोचें। इन्वेस्टमेंट्स के अंदर आपको लाज़मी स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए और उसमें आपको फ़ायदा क्या होता है बाय द वे, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा क्या है? आज कोई बंदा मुझे बोलता है कि मैं यार पाकिस्तान में बैठा हूँ, मुझे तो पाकिस्तान से बाहर जाना है। मैं क्यों करूँ पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट, पाकिस्तान के स्टॉक्स में? क्या फ़ायदा होगा? मुझको नुकसान ही होगा। तो मैं ये कहता हूँ यार कि आपने अगर पाकिस्तान में स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं किया और एक्सपीरियंस नहीं लिया और कम पैसों पे आपने अपना नुकसान नहीं किया, तो आप यही नुकसान ज़्यादा पैसों पे जब आप बाहर चले जाएँगे और किसी अच्छे लेवल पे पहुँच जाएँगे, तो वही नुकसान, वही गलती आप बड़े पैसों पे करेंगे। तो बेहतर ये है कि आप छोटे पैसों पे इन्वेस्टमेंट करके थोड़ा-सा एक्सपीरियंस लेकर, मैं ये नहीं कह रहा कि नुकसान करें अपना, लेकिन सीख लें, एक्सपीरियंस ले लें। वही चीज़ जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे बाहर की मार्केट्स में जाकर, बाहर की चीज़ों में इन्वेस्ट करके, तो आपको जैसे मुझे पता चल गया था शुरू में कि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं ट्रेडिंग कर सकूँ, डे ट्रेडिंग कर सकूँ। तो ये चीज़ मुझे $10,000 इन्वेस्ट करके, ज़ाया करके समझ में आई थी। यही चीज़ मैं पहले सीख सकता था अगर मैंने पाकिस्तान की मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ होता। शायद बहुत कम पैसों पे मैं ये चीज़ सीख चुका होता कि मैं डे ट्रेडिंग नहीं कर सकता। मैंने वो चीज़ यूएस के स्टॉक्स में की। तो ये चीज़ें जब आप करेंगे, पहला स्टेप लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। शुरू में आप जब तक करेंगे नहीं, जब तक स्टेप नहीं लेंगे, जब तक मेरे ख़्याल से कुछ नहीं हो सकता। तो स्टडी करना बहुत इम्पोर्टेंट है। बाहर के ऑथर्स को पढ़ें, बाहर के यूट्यूब चैनल्स लाज़मी देखें, इंडियन यूट्यूब चैनल्स लाज़मी देखें, क्योंकि उनके अंदर आपको पर्सपेक्टिव मिलता है और अपने लोकलाइज़्ड कंटेंट को भी देखें। ट्विटर एक बेहतर मेरे ख़्याल से प्लेटफ़ॉर्म है। यूट्यूब पे आपको पाकिस्तानी फाइनेंशियल लिटरेसी का कंटेंट मुझे तो नहीं पता कि कोई बनाता हो एज़ सच। आपको जो मिलेंगे वो स्टॉक ब्रोकर्स मिल सकते हैं, लेकिन स्टॉक ब्रोकर्स का भी एक अलग ही मसला है। आपको ये भी इम्पोर्टेंट है कि अपने मेंटोर्स जो है ना ज़रा सही से चूज़ करें। आपका जो ब्रोकर है वो आपका मेंटोर नहीं हो सकता। ब्रोकर के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, वो आपको स्टॉक टिप्स देगा, वो आपको बोलेगा यार ये ले लो, वो ले लो, उसके अंदर उसके वेस्टेड इंटरेस्ट्स होंगे। तो ये चीज़ें आपको जभी सीखेंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस के बगैर कोई हल नहीं है पाकिस्तान के अंदर आगे बढ़ने का। अपार्ट फ्रॉम कि आप थोड़ा बहुत सीख लें। कोर्स के अंदर मैं पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पाकिस्तान की जो कोर्स बुक है, उसमें तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। उसके थ्रू तो आप कुछ भी इवन आपको जो इवन इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है स्कूल लेवल के ऊपर, वो भी सही से नहीं सिखाई जाती। तो आपको कैसे पता चलेगा कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए कोई प्रॉपर यूनिवर्सिटी के थ्रू या आप स्कूल के थ्रू आप कोई इसमें लिटरेसी ले सकते हैं। तो ये है। थैंक यू वेरी मच वली भाई। वेलकम।